किस दैट किल्स एपिसोड 2 की शुरुआत पिछले एपिसोड के एंडिंग से होती है, जहां 8 किसी इंसान को अप्रोच करता है और उन्हें थैंक्स बोलता है बच्चे की जान बचाने के लिए। और इंसान और कोई नहीं किसर होती है। किसर 8 को कहती है कि तुम अभी भी जिंदा हो, तुम्हें टारगेट किया जा रहा है और तुम्हें टारगेट करने वाला का। लेकिन 8 उसकी पूरी बात सुने बगैर उसका गला दबाने लगता है और उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम मेरी जान के पीछे क्यों पड़ी हो। कुछ रास्ते पे के लोग आकर 8 को रोकते हैं और 8 उनपे भी चिल्लाता है कि मैंने कुछ नहीं किया, इस औरत ने मेरी जान लेने की कोशिश की, तुम लोग इसे पकड़ो पहले। लोग 8 को लेकर पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं और पुलिस वाला 8 को देखकर कहता है कि तुम यहाँ फिर से आ गए और इस बार तुमने एक औरत का गला भी दबाया। 8 समझाने की कोशिश करता है कि जिस औरत की मैंने गर्दन दबाई वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो मुझे स्टॉक करती है और मुझे किस भी करती है और किस करने के बाद मेरा मर्डर हो जाता है, लेकिन मैं मर नहीं जाता। 8 बताता है कि मेरा मर्डर होने के बाद मैं फॉर सम रीजन पिछले हफ्ते चला जाता हूँ और टाइम फिर से रिपीट होता है। पुलिस वाला ये बातें सुनकर कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो, रुको आज तो मैं तुम पे ड्रग टेस्ट करता हूँ। लेकिन ड्रग टेस्ट होने के पहले ही 8 वहाँ से भाग जाता है। न्यू ईयर गुजर जाता है लेकिन 8 अपने घर में ही बंद होता है क्योंकि उसे किसर से डर लगता है। उसने काजुमा को सारी स्टोरी बताई होती है कि कैसे उसकी एक स्टॉकर है जो उसे किस करके मर्डर करती है और काजुमा ने सजेस्ट किया होता है कि तुम थोड़े दिनों के लिए घर पे ही रहो ताकि तुम सेफ रह सको। इन्हीं दिनों में काजुमा 8 से मिलने उसके घर जाता है लेकिन 8 तैयारी कर रहा होता है क्लब में जाने की। काजुमा 8 से पूछता है कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने तो कहा था ना तुम घर पे ही रहोगे किसर से बचने के लिए। तो 8 बताता है कि मुझे नाओ यानी मिकोतो की दोस्त का फोन आया था कि वो आज क्लब में आने वाली है। तुम्हें तो पता ही है ना कि ये शादी का मामला है, अगर मुझे नामी की होटल्स और $100 बिलियन चाहिए तो ये रिस्क तो मुझे लेना ही होगा। काजुमा कहता है कि तुम सच में बहुत लालची हो, लेकिन 8 उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देता। 8 क्लब में जाता है और इस बार वो फेस मास्क पहन के रहता है ताकि किसर उसे कुछ कर ना पाए। वो अपने लॉकर से एनर्जी ड्रिंक निकाल कर पीने ही वाला होता है जब बॉस उसे बुलाता है कि नाव आ गई है चलो। 8 जब बाहर जाता है तो उसे पता चलता है कि मिकोतो तो क्लब में आई ही नहीं है, सिर्फ उसकी 2 फ्रेंड्स नाओ और मरीन आए हैं। वो सोचता है कि मैंने फालतू का रिस्क लिया यहाँ आकर। दोनों लड़कियां डिस्कस करती है कि अगले ट्यूसडे नामी की परिवार के घर पे एक हॉर्स राइडिंग इवेंट होने वाला है न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। वो दोनों 8 को इनवाइट करती है और 8 सोचता है कि मिकोतो को इम्प्रेस करने का ये अच्छा मौका है, इसलिए वो हाँ भी बोल देता है। वो सभी ऐसे ही बात कर रहे होते हैं जब अचानक बॉस की चिल्लाने की आवाज आती है। 8 और काजुमा लॉकर रूम में जाते हैं देखने के लिए कि क्या हुआ है और काकीजाकी नाम का एक होस्ट बेहोश हो गया है। काकीजाकी के मुंह से सफेद झाग निकलता है और बॉस चिल्लाने लगता है कि कोई एम्बुलेंस बुलाओ। 8 पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, तो बॉस बताता है कि ये जो एनर्जी ड्रिंक टेबल पे रखा था वो काकीजाकी ने पी लिया और उसके बाद ये सब हो गया। 8 को रियलाइज होता है कि ये एनर्जी ड्रिंक की बोतल उसकी ही है, यानी उसकी एनर्जी ड्रिंक के बोतल में किसी ने जहर डाला था। उसे ये भी रियलाइज होता है कि उसे वार्न करने की भी किसी ने कोशिश की थी क्योंकि उसके लॉकर में उसे एक नोट मिली थी जिसपे डेंजरस लिखा था। काकीजाकी की हालत बहुत खराब हो गई होती है और अगले सीन में 8 पुलिस स्टेशन में होता है क्योंकि एनर्जी ड्रिंक की बोतल 8 के लॉकर से ही मिली थी, इसलिए 8 को मेन सस्पेक्ट माना जाता है। पुलिस वाला 8 को बताता है कि रात के 10:15 बजे काकीजाकी ने एनर्जी ड्रिंक पी ली जो तुमने टेबल पे रखी थी। जो जहर एनर्जी ड्रिंक में मिक्स किया गया था वो भी तुम्हारे ही लॉकर से मिला, यानी इसमें तुम्हारा हाथ जरूर है। 8 समझाने की कोशिश करता है कि उसे कोई फंसा रहा है लेकिन पुलिस बात मानने से मना कर देती है। जिस पुलिस को हमने पहले पार्ट में देखा था जो 8 पे ड्रग टेस्ट करना चाहता था, वो उसी वक्त उस कमरे में आकर 8 को पहचान लेता है और कहता है कि ये वही है जिसने एक औरत की गर्दन पिछले हफ्ते ही दबाई थी। इन सारे इल्जामों की वजह से 8 को जेल में डाला जाता है। कुछ दिन बाद किसर न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है और न्यूज़पेपर में 8 की फोटो दी गई होती है और हेडलाइन दी होती है कि एक होस्ट ने दूसरे होस्ट का मर्डर करने की कोशिश की। यहाँ 8 की और पूछताछ होने के लिए उसे दूसरे कमरे में लाया जा रहा होता है जब अचानक काजुमा एक फायर एक्सटिंग्विशर से सब पे हमला करता है और चिल्लाता है कि 8 भागो यहाँ से, मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया है। 8 भागते भागते अपने क्लब में जाता है और बॉस 8 को देखकर इरिटेट होकर कहता है कि तुम्हारे वजह से मेरा पूरा धंधा खराब हो गया, ये देखो, और 8 को न्यूज़पेपर आर्टिकल दिखाता है। 8 के होश उड़ जाते हैं जब वो खुद की फोटो एक न्यूज़पेपर में देखता है और उसे समझ नहीं आता है कि अब मैं क्या करूं। उसी वक्त क्लब में एक फोन कॉल आता है और ये फोन कॉल 8 के लिए होता है। ये फोन और कोई नहीं किसर कर रही होती है। किसर कहती है कि ओतारो तुम्हारा आर्टिकल मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, तो 8 उस पे चिल्लाने लगता है कि ये सारी तुम्हारी गलती है। किसर कहती है कि मैंने जिस जगह पे तुम्हें दूसरी बार किस किया था उस जगह पे आज रात मुझसे मिलने आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ ठीक ठीक से समझा दूंगी। और ये बात कहकर किसर फोन कट कर देती है। रात के वक्त 8 अकेले जाता है हेलमेट पहनकर किसर से मिलने के लिए ताकि किसर उसे कुछ कर ना पाए। वो उसे ढूंढ ही रहा होता है जब उसे पीछे से कोई चाकू से मारता है और उसे गहरी चोट लग जाती है। वो पीछे पलट कर देखता है और वहाँ किसर खड़ी होती है। किसर बताने की कोशिश करती है कि तुम्हें टारगेट किया जा रहा है, लेकिन 8 की हालत देखकर वो कुछ नहीं कहती, सिर्फ उसका हेलमेट उतार कर उसे किस कर लेती है। किस होने पर एज यूजुअल 8 बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है वो फिर से एक हफ्ते पहले चला गया होता है। जिस दिन नाव और मरीन उससे मिलने क्लब में आए थे उस दिन के टाइम पे वो चला जाता है और उसे अचानक याद आता है कि रात के 10:15 बजे काकीजाकी एनर्जी ड्रिंक पीने वाला था। वो जल्दी से लॉकर रूम में जाकर काकीजाकी के हाथ से एनर्जी ड्रिंक छीन लेता है और उसे बेसिन में जाकर फेंक देता है। काकीजाकी चिल्लाता है कि क्या कर रहे
रहे हो तुम, और एट को पंच मारता है। लेकिन एट को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस बार उसने काकीजाकी की जान भी बचा ली है और खुद को अरेस्ट करवाने से भी रोक लिया है। देर रात हो गई है और मरीन और नाव फाइनली क्लब से बाहर निकलते हैं और एट उन्हें बाय बोलने भी बाहर आ जाता है। अचानक कोई आदमी रास्ते पर मरीन को देखकर कहता है कि मीका तुम यहाँ क्या कर रही हो। एट मरीन को पूछता है कि क्या तुम इसे जानती हो, तो मरीन कहती है कि नहीं, शायद ये मुझे कोई और समझ रहा है, मैं नहीं पहचानती इस आदमी को। लड़कियां एट को बाय बोलकर वहां से चली जाती है और जिस डिटेक्टिव को हमने पहले एपिसोड में देखा था वो फिर से एट को मिलने आ जाता है। डिटेक्टिव एट को कहता है कि तुम्हारी माँ ने मुझसे फिर से रिक्वेस्ट की है कि मैं तुम्हारे छोटे भाई कोता को ढूंढूं, तो एट बोलता है कि मुझे इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। डिटेक्टिव फिर एट को पूछता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा कहाँ है, तो एट कहता है कि जब से मेरे पापा जेल से निकले तब से मैं उनके कांटेक्ट में नहीं हूँ, तो तुम प्लीज मुझे अकेले छोड़ दो। ट्यूसडे आ जाता है और नामिकी परिवार का हॉर्स राइडिंग इवेंट अटेंड करने के लिए काजुमा और एट पहुंच जाते हैं। सारे नामिकी परिवार वाले ट्रेडिशनल किमोनो पहनकर होते हैं, लेकिन एट को इस ड्रेस कोड के बारे में पता नहीं होता, तो वो नॉर्मल जीन्स और शर्ट पहन के आता है। हॉर्स राइडिंग इवेंट शुरू होता है और एट मिकोतो से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हिरोयुकी जिस घोड़े पर बैठा होता है वो घोड़ा मरीन के किमोनो पर मिट्टी फेंक देता है। एक्सीडेंट होने पर मिकोतो मरीन के पास जाकर उससे बात करती है और ये सिचुएशन सॉल्व करने की कोशिश करती है और एट की तरफ उसका ध्यान ही नहीं रहता। बाद में न्यू ईयर के लिए सारी लड़कियां अपने किमोनो में फोटो खिंचवाने के लिए तैयार होती है, लेकिन मिकोतो सजेस्ट करती है कि क्यों ना हम सब हमारा यूनिफॉर्म पहने, मरीन का किमोनो खराब हो गया है और वो फोटो में अच्छा नहीं दिखेगा। मरीन को यह बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो मिकोतो को कुछ कह नहीं पाती। बाकी की लड़कियां भी मिकोतो की ऑर्डर मान लेती है और डिसाइड करती है कि चलो यूनिफॉर्म में ही फोटो खींचते हैं। ये सारी सिचुएशन तकाउजी और एट भी देख रहे होते हैं। मिकोतो को कोई काम से बुलावा आता है और उसके जाने के बाद सभी लड़कियां मरीन को दिलासा देते हैं कि हमें पता है कि ये तुम्हारे ग्रैंडमदर का किमोनो है और हमें यह भी पता है कि तुम इसे कितना पहनना चाहती हो, लेकिन हम ये सब कुछ मिकोतो को नहीं बता सकते। बाद में तकाउजी और मिकोतो अकेले में बात करते हैं और तकाउजी मिकोतो को बताता है कि मरीन ने जो किमोनो पहना है वो उसकी ग्रैंडमदर का किमोनो है, इसलिए वो उसमें फोटो खिंचवाना चाहती थी। मिकोतो कहती है कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम था तो उसने मुझे डायरेक्टली आकर बताना चाहिए था ना। तो तकाउजी उसे समझाता है कि लोगों की फीलिंग्स की कदर करना तुम्हें सीखना चाहिए और अगर तुम्हें नामिकी ग्रुप को संभालना है तो तुम्हें लोगों को साथ में लेकर ही चलना होगा। ये सारी बातें छुप कर एट भी सुन रहा होता है। मिकोतो तकाउजी को थैंक्स बोलती है ये सारी बातों के लिए और कहती है कि तुम ही एक हो जो मुझे अच्छे से गाइड कर सकते हो। बाद में सभी लड़कियां अपने किमोनो में ही फोटो खिंचवाती है और मिकोतो मरीन को सॉरी बोलती है और मरीन भी मिकोतो को सॉरी बोलती है और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। रात में एट को फाइनली मौका मिलता है मिकोतो से बात करने के लिए, लेकिन जब वो उससे बात करने जाता है तो अचानक मेटल के कुछ रॉड्स एट के ऊपर गिर जाते हैं और एट को बहुत गहरी चोट लगती है। मिकोतो ये सीन देखकर बहुत घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है, लेकिन उसी वक्त किसर वहां पहुंच जाती है। किसर एट को पकड़ के किस करने लगती है और मिकोतो को समझ नहीं आता कि ये क्या चालू है। किस होने पर एट बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है वो उस टाइम में चला जाता है जब नाव और मरीन को वो क्लब के बाहर बाय बोल रहा है। फिर से स्टोरी रिपीट होती है। रास्ते पे का आदमी मरीन को मीका नाम से बुलाता है। मरीन कहती है कि वो इस आदमी को नहीं पहचानती। दोनों लड़कियां एट को बाय बोल के वहां से चली जाती है, लेकिन लड़कियां वहां से जाने के बाद एट उस आदमी को पूछता है कि तुमने उस लड़की को मीका नाम से क्यों पुकारा। तो आदमी बताता है कि मैं जिस क्लब में जाता हूँ वहाँ एक होस्ट है जिसका नाम मीका है और मुझे लगा कि शायद वो मीका ही है। आदमी वहां से चला जाता है और फिर से पिछली बार की तरह डिटेक्टिव भी वहां पहुंचता है, लेकिन डिटेक्टिव के कुछ पूछने के पहले ही एट बता देता है कि मुझे मेरे पापा कहाँ है ये पता नहीं, लेकिन इस बार वो डिटेक्टिव को कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगले दिन एट किसर को ढूंढने निकलता है क्योंकि उसे याद आया कि उसने किसर के शर्ट पे नाइट डिलीवरी सर्विस का टैग देखा। वो कंपनी में जाके पूछताछ करने लगता है और उसे पता चलता है कि किसर का नाम है सातो साइको और साइको नाम सुनकर वो कहता है कि इसका नाम तो बिल्कुल साइकोपैथ की तरह ही है। एट मैनेजर से पूछता है कि क्या तुम मुझे साइको की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकती हो, तो मैनेजर कहती है कि नहीं वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, मैं नहीं दे सकती। एट पूछता है क्या उसका एड्रेस दे सकती हो, तो मैनेजर फिर से कहती है कि नहीं पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, मैं नहीं दे सकती। एट पूछता है कि आज रात तुम क्या कर रही हो, और ये बात सुनकर मैनेजर शर्माने लगती है। एट उस मैनेजर के साथ रात बिताता है और मैनेजर पूछती है कि क्या हम फिर से मिल सकते हैं, तो एट कहता है कि हाँ हम जरूर मिलेंगे अगर तुम मुझे इस लड़की का एड्रेस दोगी तो। मैनेजर कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन भेज दूंगी। वहां से निकलने के बाद एट रास्ते से चल रहा होता है जब उसकी नजर भिखारियों पे जाती है जिनसे वो कुछ दिन पहले मिला। उनमें से एक भिखारी से वो बात करता है और उस भिखारी को वो साइको यानी किसर वुमन के बारे में सब कुछ बता देता है। भिखारी एट से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि साइको तुम्हारा मर्डर करना चाहती है, मुझे लगता है कि वो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही है। वो हमेशा तुम्हें किस करने के बाद तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाती है क्योंकि तुम पिछले टाइम में चले जाते हो। एट ये सारी बातें सुनता है लेकिन इन्हें सीरियसली नहीं लेता और वहां से चला जाता है। कुछ सीन्स पहले एट ने
डिटेक्टिव को कहा था कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और ये इंपॉर्टेंट काम क्या है ये अब हमें पता चलता है। रास्ते पे एक आदमी ने मारिन को मीका नाम से पुकारा था और ये नाम सुनकर एट को डाउट आने लगता है, तो उसने डिटेक्टिव को बताया होता है कि तुम मारिन पे इन्वेस्टिगेशन करो। इन्वेस्टिगेशन से ये पता चलता है कि मारिन एज अ होस्ट एक क्लब में काम करती है और उसका होस्ट नेम मीका है। मारिन यानी मीका को मिलने एट उसके क्लब में जाता है और मारिन एट को देखकर बहुत घबरा जाती है। वो अपने घुटनों पर बैठकर एट को कहती है कि प्लीज मेरा सीक्रेट किसी को भी मत बताओ। एट कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारा सीक्रेट सेफ रखना है तो तुम्हें मेरा काम करना होगा। कल मिकोतो के घर पे हॉर्स राइडिंग इवेंट होने वाला है, तो उसमें तुम मिकोतो को उल्टा जवाब दो। मारिन कहती है कि मैं उसे उल्टा जवाब कभी भी नहीं दे सकती, तो एट कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारा सीक्रेट सबको बता दूंगा, चलेगा ना तुम्हें मीका? बोलो ना कुछ तो मीका। मारिन के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो अपना सीक्रेट छुपाने के लिए एट की बात मान लेती है। फिर से हॉर्स राइडिंग इवेंट वाला दिन आता है, पर इस बार एट ने पूरी तैयारी की होती है। उसने ट्रेडिशनल कपड़े पहने होते हैं और सारे लोग उसे देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर से पिछली बार की स्टोरी रिपीट होती है। एट मिकोतो से बात करने जाता है, लेकिन उसी वक्त हिरोयुकी का घोड़ा मारिन के किमोनो पर मिट्टी फेंकता है। फिर से इस एक्सीडेंट को देखकर मिकोतो मारिन के पास जाती है और उससे बातचीत करना शुरू करती है, और इस बार एट भी जाता है और मारिन को कहता है कि मारिन तुम्हारा तो किमोनो बहुत गंदा हो गया ना, और उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है। बाद में फिर से एक बार पिछली स्टोरी रिपीट होती है, जहाँ सभी लड़कियों को नए साल की फोटोज किमोनो में खिंचवानी होती है, लेकिन मिकोतो कहती है कि मारिन का किमोनो गंदा है, इसलिए हम सब लोग यूनिफॉर्म्स पहनेंगे। फिर से एक बार कोई भी लड़की मिकोतो के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकती। यह सारा सीन तकाउजी और एट भी देख रहे होते हैं, और इस बार एट अपना चांस ले लेता है। एट लड़कियों के बीच जाकर कहता है कि अगर किसी को मिकोतो के डिसीजन से कोई प्रॉब्लम होगा तो अभी बोल दो। मिकोतो कहती है कि क्यों होगा किसी को प्रॉब्लम, किसको पसंद है गंदे कपड़ों में फोटो खिंचवाना। एट कहता है कि ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन तुम्हें दूसरों की फीलिंग्स की कदर करना सीखना चाहिए। यहाँ फनी पार्ट ये है कि तकाउजी ने जो जो बातें मिकोतो से पिछले टाइम में कही थी, वो सारी बातें वैसी की वैसी एट मिकोतो को कहता है। एट कहता है कि तुम्हें लोगों की चॉइसेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए और सभी लोगों को साथ में लेकर चलना चाहिए, क्योंकि यही हमारे ट्रेडिशंस है। फिर एट पलट कर मारिन से बात करता है और कहता है कि तुमने जो आज किमोनो पहना है ये तुम्हारी ग्रैंड मदर ने दिया हुआ है ना, इसलिए ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिकोतो को बहुत शौक लगता है ये जानकर कि ये किमोनो मारिन की ग्रैंड मदर का है, और एट मिकोतो को कहता है कि तुम चीजों की वैल्यू नहीं करती, इसलिए तुम्हें पता नहीं चलेगा कि इसमें कितनी फीलिंग्स इन्वॉल्व है। तुम सबसे एरोगेंटली बिहेव करती हो, इसलिए कोई भी अपने दिल की बात तुम्हें बता नहीं पाता। मैं एक होस्ट क्लब में काम करता हूँ, और जितने भी एरोगेंट और अमीर लोग होते हैं वो सारे अपने पापा के पैसे पे जी रहे होते हैं, और तुम भी मिकोतो वैसे ही हो, इसलिए तुम्हें चीजों की वैल्यू नहीं है। ये बात सुनकर मिकोतो एट को चमाट मारती है और एट वहां से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो मारिन को आंखों से इशारा करता है कि अब तुम्हारा टाइम है बोलने का। एट के जाने के बाद मारिन मिकोतो को बताती है कि मुझे यही किमोनो पहनना है, क्योंकि ये मेरे ग्रैंड मदर ने मुझे दिया है, ये मेरे लिए बहुत प्रेशियस है और इसलिए मैं इसमें ही फोटो खिंचवाना चाहती हूँ। मिकोतो मारिन और बाकी लड़कियों से माफी मांगती है और कहती है कि अगर तुम लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्टली मुझे आकर बताओ, प्लीज मत तुम लोग हिचकिचाओ। सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और सब लोग डिसाइड करते हैं कि किमोनो में ही फोटो खिंचवाएंगे, और सभी लड़कियां कहती है कि ये सारा प्रॉब्लम एट के वजह से ही सॉल्व हुआ। एट और काजुमा इवेंट से निकल रहे होते हैं जब उन्हें तकाउजी आकर रोकता है। तकाउजी एट को थैंक्स बोलता है कि तुमने आज मिकोतो को बहुत अच्छे से गाइड किया और मेरा काम हल्का कर दिया। एट कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम मिकोतो के बड़े भाई हो ना। तो तकाउजी खुद को इंट्रोड्यूस करता है कहकर कि मेरा नाम नामिकी तकाउजी है और तुम्हारा नाम क्या है। एट बोलता है कि तुम मुझे एट नाम से ही बुलाओ। तो तकाउजी पूछता है नहीं तुम्हारा असली नाम क्या है, लेकिन एट कहता है कि मुझे नहीं अच्छा लगता किसी को बताना। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन होने के बाद एट और काजुमा वहां से चले जाते हैं। बाद में तकाउजी के चाचा उसे ऑफिस में बुलाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए, और तकाउजी ऑफिस में जाने के बाद चाचा को बोलता है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट बात ही थी तो घर पे भी हो सकती थी ना। तो चाचा बोलते हैं कि नहीं, ये बात घर पे नहीं हो सकती थी, मैंने तुम्हें बोला था ना कि उस होस्ट को कहीं देखा हुआ लग रहा है, ये देखो। और फिर वो तकाउजी को एक न्यूज़पेपर आर्टिकल दिखाते हैं जिसमें शिप के एक्सीडेंट के बारे में लिखा होता है। चाचा बताते हैं कि जिस शिप का एक्सीडेंट 12 साल पहले हुआ था उस शिप के कैप्टन का नाम था अकीरा दोजिमा, और इस होस्ट का नाम है उतारो दोजिमा। इसका मतलब ये होस्ट उस कैप्टन का बेटा है। तुम समझ रहे हो ना, इसका मतलब ये होस्ट उस शिप के एक्सीडेंट के बारे में जानना चाहता है, इसलिए वो हमारी जिंदगी में आया है। यहाँ एट अपने क्लब में काम कर रहा होता है और मिकोतो उससे मिलने आती है। मिकोतो उसे थैंक्स बोलती है उस दिन के लिए, क्योंकि एट के वजह से उसे बहुत कुछ सीखने को मिला। एट कहता है कि तुम्हें मेरी वजह से कोई मदद मिली, इस बात को जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। मिकोतो कहती है कि मैं सिर्फ इतनी बात बताने के लिए ही तुम्हें यहाँ आई थी, अब मैं निकल रही हूँ। मिकोतो रोड क्रॉस करने ही वाली होती है जब अचानक एक गाड़ी तेजी से उसकी ओर आती है, लेकिन एट जल्दी से मिकोतो का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और गले लगा लेता है। एट मन ही मन बहुत खुश होता है कि अब उसका प्लान परफेक्टली चल रहा है, और मिकोतो बहुत शर्माती है उसे गले लगाने के बाद। लेकिन ये मोमेंट ज्यादा देर तक नहीं टिकता, क्योंकि उसी वक्त काजुमा एट को फोन कर लेता है। काजुमा एट को बताता है कि उसे मैनेजर का फोन आया था और साइको का एड्रेस मिल गया है।
एट मिकोतो को कहता है कि तुम प्लीज क्लब में रुको, मैं जल्दी वापस आता हूँ, और साइको को ढूंढने के लिए निकलता है। काजुमा एट को एक टूटी फूटी बिल्डिंग में लेके जाता है और एक दरवाजा देखकर बोलता है कि इस घर में रहती है साइको। एट दरवाजा खोलता है और घर के अंदर जाता है। घर में एक रूम होती है जहाँ पूरी दीवार पे एट के फोटोज लगे होते हैं। ये सारी एट की कैंडिड फोटोज होती है, यानी एट को पता भी नहीं होता कि ये कब खींची है और किसने खींची है फोटोज, और रेड अल्फाबेट्स में लव लिखा होता है। तभी एट को मैनेजर का फोन आता है जो उसे बताती है कि मुझे पता चल गया कि साइको कहाँ रहती है। एट कहता है कि तुमने तो काजुमा को बताया था ना वो कहाँ रहती है, मैं वही हूँ। तो मैनेजर बोलती है कि नहीं, मैंने कभी काजुमा को फोन भी नहीं लगाया। एट को भिखारी की कही हुई बात याद आती है कि साइको शायद उसकी जान बचाने की कोशिश कर रही है और उसका मर्डर कोई और करना चाहता है। एट को दीवार पे लगी हुई ड्रेस देखकर रियलाइज होता है कि ये सारा काम काजुमा का है, और वो जब पलट कर देखता है तो काजुमा वहाँ चाकू के साथ खड़ा होता है। एट उसकी चपेट से भागकर बिल्डिंग के बाहर आता है और काजुमा उसके पीछे भाग रहा होता है। काजुमा फाइनली एट को पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने तुमसे हमेशा से प्यार किया है, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो तुम किसी के भी नहीं हो सकते, हम दोनों साथ में मरेंगे। ये बात कहकर काजुमा एट के पेट में चाकू मार देता है और एट वही नीचे गिर जाता है। किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज को सुनकर काजुमा वहां से भाग जाता है, और ये चिल्लाने वाला आदमी और कोई नहीं भिखारी होता है। भिखारी एट के पास आकर कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि साइको तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम ही उसे गलत समझ रहे थे। और भिखारी जोर जोर से हंसने लगता है और यहाँ किस दैट किल्स एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।